नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा, कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको एक ऐसे विषय पर लेके जा रहा हूं जो कि हिमाचल से नहीं बल्कि पूरी भारतीय सरकार से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि ताकतवर कौन नहीं होना चाहता। हम कह सकते हैं कि यदि हम पूरे कंट्रीज की बात करें तो अभी तक पूरा संसार वेस्टर्न, जिसमें कि अमेरिका और यूरोपियन मिलकर के एक शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, परंतु आने वाली जो सेंचुरी है वो एशियन डोमिनेट मानी जा रही है, जिसकी की संभावना आने वाले कई विद्वानों ने दी है कि आने वाला समय एशियन डोमिनेट रीजन का है और उसमें चाइना एक उभरती शक्ति जो कि काफी तेजी से हर एक मामले में, चाहे वो सैन्य मामला हो चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, दोनों ही मामलों में चाइना का कोई इस वक्त जवाब नहीं है। हालांकि इस ओरिजिन में यदि किसी का दबदबा यदि चाइना को दबाता है या चाइना को मुकाबला देता है तो है सिर्फ भारत का। तो उसके लिए यदि कि कल को आने वाले टाइम में यदि एशियन जोन का यदि शक्तिशाली बनना माना जाता है तो उसमें चाइना का दबदबा किस तरीके से कम रहे, और खासकर इंडो चाइनीज जो ओरिजिन वाले कंट्री हैं जैसे वियतनाम और थाईलैंड, लाओ और बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं, इन देशों में खासकर, क्योंकि चाइना महाशक्ति बनने के लिए कहीं ना कहीं अपने सैन्य और इकोनॉमी को इन्हीं कंट्री के ऊपर ज्यादा प्रयोग करते हुए अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है। और इसी के विषय के ऊपर ये दबदबा कैसे कम हो, इसी विषय पर हमारे सचिन जग्गी जी, जो कि ज्वालामुखी उपमंडल के तहत नाहरवन पंचायत के गांव पंजारा में रहने वाले हैं और ये इन्हीं विषय पे पीएचडी कर रहे हैं और उनका एकमात्र एक ऐसे छात्र हैं जिनका कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस विषय के ऊपर नंबर आया है और वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस विषय को जोड़ते हुए डॉक्टरेट की डिग्री यहां से कर रहे हैं और कोई ना कोई रिसर्च भी वो इसके ऊपर कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इनकी रिसर्च हमारी भारतीय सरकार के काम आ सकती है और उसी के ऊपर कार्य करते हुए भारतीय सरकार भी अपने दबदबे को कायम रख सकती है। नमस्कार जनाब। नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर जनरली इतनी अवेयरनेस होती नहीं है, तो आप यहाँ पे उसके धन्यवाद। और आपने बड़े सही तरीके से इसको समझाया, इंट्रोडक्शन आपने बड़ी अच्छी दी कि जो यूजुअली जो हिस्टोरिकली जो है वो डोमिनेंस यूएस की या यूएस लेड वर्ल्ड की, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी आती हैं, उनका दबदबा रहा है। लेकिन जो 21st सेंचुरी है या इसके बियॉन्ड जो टाइम है वो एशियन कंट्रीज़ का होने वाला है। ये जो उनकी ग्रोथ है और जो उनकी सॉफ्ट पावर जो बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, ये पक्का है कि ये एशियन सेंचुरी होने वाली है। जब हम एशियन सेंचुरी की बात करते हैं उसमें मेजरली दो कंट्रीज आती हैं, एक चाइना और एक इंडिया। चाइना की ग्रोथ आप देखें 80s के बाद की, तो उनकी ग्रोथ फिनोमिनल रही है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ उनकी रही है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, चाहे वो मिलिटरीली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो। और उनके एम्बिशन जो है बहुत बड़े हैं, उनके एम्बिशन इतने बड़े हैं कि जो अमेरिका जो हम नाम सुनते हैं, अमेरिकन ड्रीम होता है कि इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उनके जो एम्बिशंस हैं वो उनसे भी बड़े हैं, उनसे भी आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि कितने बड़े हैं। और उनको अगर कोई काउंटर करता है इस रीजन में या एशिया में, तो वो कंट्री है सिर्फ इंडिया। इंडिया के ऐसी कंट्री है कि एक तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको जो लोग होते हैं उनको भी अपनी बात करने का, अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक मिलता है। तो उनकी डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए या अपने एम्बिशंस को भी, इंडिया के भी अपने एम्बिशंस हैं, इंडिया भी एक अपनी उभरती हुई पावर है, वो उनको ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए या उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ही इंडो चाइना रीजन में जो कि अपनी 5 कंट्रीज बताएं उस पर मेरा काम है। और इकोनॉमिकली और उनकी मिलिट्री जो फुटप्रिंट्स हैं उस रीजन में, उनको समझने के लिए और उनको काउंटर करने के लिए कि वो हमारे इंटरेस्ट को जो है वो हर्ट ना करें, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जगह किस तरीके से आप उन चीज़ों को क्या खोज पा रहे हैं? क्या आपको लगा कि किस तरीके से मिलिट्री और इकोनॉमी के तरीके से चाइना जबकि बहुत बड़ी पावर आप खुद बता रहे हैं, तो उसके साथ हम कैसे टकरा पाएंगे भारतीय सरकार?
देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 कंट्रीज हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका रिसेंटली इनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी कम हुआ है। कोविड एक ऐसा उनको झटका लगा है कि जो उनकी इमेज जो है वर्ल्ड वाइड इतनी ख़राब हुई है कि ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो बिलीव नहीं कर पा रही उन कंट्रीज़ पे, स्पेशली चाइना पे। और बहुत सी कंपनीज़ हैं जैसे एप्पल है या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपना जो बिजनेस है वहाँ से बाहर निकल रही हैं। और इंडिया का जो रीज़न है वो उनके अपने एम्बिशंस हैं, और वो एम्बिशंस ऐसे नहीं है कि हमें किसी को डोमिनेट करना है या हमें पावर प्रोजेक्शन करनी है या हमें अपना एरिया बढ़ाना है। हालांकि चाइना की पॉलिसीज आप देखें, उनकी धीरे धीरे वो जैसे इंच बाई इंच जो है वो अपने एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चाइना की एक जो 5 फिंगर एक पॉलिसी है, उसमें जो उनके फाउंडिंग फादर थे माओ ज़ेडुंग, उसमें उन्होंने 5 एरियाज बताया कि उसको वो कवर करेंगे इन नियर फ्यूचर 2049 तक। वो है आपका लद्दाख का पूरा एरिया, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि वो उनके एरिया में उनके डोमिनेंस में है नहीं, या उनके हिस्टोरिकली भी उनके अंडर वो रहा नहीं है, लेकिन उनका आई वुड से कि उनका भूख इतनी है पावर को या एरिया को कवर करने की, जो कि इंडिया की नहीं है। इंडिया सिर्फ अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपने लोगों की खुशहाली चाहता है, और अपने लोगों की खुशहाली के लिए अगर उनको जो काम करने पड़ेंगे और उस रास्ते में या अपनी इकोनॉमिकली ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर कोई उनको काउंटर कर रहा है या उनको वो खतरा पैदा पड़ा है, तो चाइना बहुत बड़ा है, उसमें वो काम करने के लिए ही प्रयास कर रहा है। विस्तारवादी नीति चाइना की, हालांकि जग जाहिर है कि वो विस्तारवादी नीति पे कार्य करता है। ऐसा ही कुछ सचिन जी ने हमें बताया कि वो विस्तारवादी नीति में कोई भी गुरेज नहीं करता। हालांकि वो अपने नेबरिंग कंट्री को भी हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अभी वेस्टर्न रीजन की जो बात की है कि वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने जितने भी कंट्रीज के साथ में, यूरोपियन कंट्री के साथ में सहयोग किया है, तो उनकी एक फ्रेंडली और बिना किसी विस्तारवादी नीति के साथ चलने की नीति है। परंतु चाइना की ऐसी नहीं है। यही कारण है कि हम लोगों को चाइना से बचकर रहने का जो है सोचना पड़ रहा है। शायद इन्हीं बातों को लेकर के सचिन जी अपनी रिसर्च पे लगे हुए हैं। हम कुछ और अभी जानेंगे सचिन जी से। सचिन जी, और कुछ बताइए कि भाई जो है चाइना इस वक्त किस तरीके से मिलिट्री के तौर पर कैसे वो इन कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है। मिलिटरीली अभी जैसे चाइना एक ब्लू वाटर नेवी बन चुका है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये होता है कि आपका जो कोस्टल एरिया होता है, मतलब जो कि आपके समुद्र के साथ जो आपका एरिया लगता है, उसमें आपकी मिलिट्री की कितनी रीच है। और जब डिफरेंट ओशियंस में अगर आपकी नेवी जाके ऑपरेट कर रही है, तो उसको ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। नेवी के मामले में चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुका है, खासकर नेवी के मामले में। और जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में वो अपनी डोमिनेंस इतनी बढ़ा चुके हैं कि उन्होंने एक 9 डैश लाइन करके एक अपना पूरा एरिया उन्होंने बता रखा है कि इस एरिया पे डोमिनेंस हमारी है, जो कि इंटरनेशनल जो लॉ है वो उसको वायलेट करते हैं। और उसमें बहुत सा एरिया जो है, जो इंडो चाइना कंट्रीज जो आपने बताई, उनका एरिया जो है उनका उन पे रिसोर्स रिच है वो, क्योंकि वो एरियाज, तो वो उन पे अपना डोमिनेंस या अपना एरिया बढ़ाने के लिए वो वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और अगर उनको सही रहते या टाइम रहते उन पे उनको काउंटर नहीं किया गया या सही नीतियों से उनको काउंटर नहीं किया गया, तो वो एरिया जो है वो बढ़ाते रहेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि टाइम रहते उस पर काम किया जाए और अपना जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छे रिलेशन हैं उन कंट्रीज़ के साथ। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, और ये सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो वहाँ से अपनी कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो स्मूथली चलती रहे। वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनली भी, क्योंकि इंडिया में तो हम 1.4 बिलियन पीपल हैं, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है उनका सम्मान, और किसी और कंट्रीज़ को जस्ट बिकॉज कि आप बहुत बड़ी सुपर पावर है वो बुली नेचर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बुली नेचर, बड़ी बात बता रहे हैं, बुली नेचर। तो
इसके साथ मैं कहना ये चाहता हूँ, सचिन जी आप ये बताएंगे कि किस तरीके से आप जो ये रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर क्या भारतीय सरकार का कोई अधिकारी आपके सहयोग में रहते हैं या कि आप कुछ अपने आप से ही अकेले में ये चीज़ को करते हैं? टॉपिक हमें डिसाइड करना होता है, सपोर्ट गवर्नमेंट की होती है, फेलोशिप होती है, फेलोशिप देते हैं वो, और बाकी बीच में जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या आपका फील्ड विजिट के लिए कई स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको इंडो चाइना मतलब जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको विजिट भी करवाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में विजिट करवाते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज सीखने में भी वो आपकी हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट है, लेकिन इसको सपोर्ट को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। रिसर्च के मामले में अपनी कंट्रीज़ चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी है या ह्यूमैनिटीज़ को लेकर वो बहुत कम है। तो क्योंकि कोई भी कंट्रीज़, अगर आप चाइना का एग्जाम्पल रहे, वेस्टर्न वर्ल्ड का एग्जाम्पल रहे, तो वो अब से 20-30 साल आगे की रिसर्च लेके चलते हैं। उनको पता है कि 20-30 साल में आगे क्या होना है, उनके क्या एम्बिशन है। तो रिसर्च को लेके अभी तो खैर सपोर्ट तो है, बट इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब सरकार की तरफ से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और सरकार के अधिकारी लोग आपके साथ क्या इस रिसर्च में शामिल रहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ चंडीगढ़ में, तो हमारे बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वेस्टर्न कमांड के जो चंडी मंदिर में है वो विज़िट करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट भी कई बार सेमिनार्स करवाती है, बहुत से एक्सपर्ट्स आते हैं, उनके साथ बात करने का मौका मिलता है, उसके उनके व्यूज़ जानने का मौका मिलता है, हमें अलग पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है। तो सचिन जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि इस वक्त हिमाचल के एक छोटे से गांव से और पंजाब यूनिवर्सिटी में अकेले सचिन जी का इस रिसर्च के ऊपर नाम आना एक बड़ी बात है और इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बताता चलूं कि पिछले 2 साल पहले सचिन जी के साथ एक अनहोनी हो गई थी। उनके पिताजी 2021 के अप्रैल में 18 दिन के लिए गायब हुए, परंतु उसके बाद उनकी जो है मृत शरीर ही उनको मिल पाया था, जिसके बाद ये परिवार पूरे तरीके से हिल गया। बच्चों की पढ़ाई पे भी इसका विपरीत असर पड़ा था, परंतु बावजूद उसके भी सचिन जी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, सिद्ध करके दिखाया है, जो कि हमारे क्षेत्र के लिए भी एक गर्व की बात है और सचिन जी के परिवार के लिए एवं उनके सभी रिश्तेदारों के लिए भी गर्व की बात है। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ